अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन बाकायदा तिलावत कुरान पाक से शुरू करने के लिए मैं जनाब मियां अब्दुस्तार साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से आज के सेशन का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए मैं जनाब हाजी खलील अहमद साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हालिया सेल टैक्स में इंतहाई तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं और FBR की तरफ से रोज़ाना की बेसिस पर कोई ना कोई सर्कुलर, कोई क्लैरिफिकेशन और सेल टैक्स के अंदर पॉइंट ऑफ सेल और फिर एनेक्सर के अंदर तब्दीली हर रोज़ हमें कोई ना कोई देखने को मिल रही है। इवन के फरवरी की रिटर्न अभी तक जमा नहीं हुई, डेटें भर गई लेकिन SRO 350 की डेट नहीं भराई गई थी। तो ये सारे इशूज़ ऐसे थे जिस पर हमारे मेम्बरान की तरफ से बारहा तकाजा किया गया कि इस पर एक सेशन रखें ताकि इन इशूज़ को हम क्वेश्चन कर सकें और आंसर भी कर सकें। और इसके लिए जनाब इम्तियाज़ कैनी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी और जनाब सदर मलक खादम हुसैन मितला साहब इन्होंने मुझे हिदायत फरमाई एजुकेशन सेशन के एज ए चेयरमैन के जी इस पर एक एजुकेशन का सिलसिला फौरी तौर पर कंडक्ट कराया जाए और आज इसी सिलसिले में हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो मैं जनाब मलक खादम हुसैन मितला साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना सदाती स्पासनामा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि FBR रोज़ बरोज़ कोई ना कोई तब्दीली सेल्स टैक्स में और दीगर कवानीन जो उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो उनमें कोई ना कोई तब्दीली करता जा रहा है और बग़ैर ये सोचे समझे या फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट किए कि फ़लाँ अमेंडमेंट का यानी टैक्स पेयर्स पे क्या असर पड़ना है, आया उनकी वायबिलिटी बनती है रिटर्न को या नहीं बनती, इसको देखे बग़ैर वो अमेंडमेंट्स करते जा रहे हैं। उसकी मज़ीद इफ़ेक्ट ये हुआ जो रिसेंटली फरवरी 2025 की रिटर्न अभी तक अब 2 मई हो गई लेकिन फरवरी 2025 की रिटर्न अभी तक पेंडिंग जा रही है और लोग फ़ाइल नहीं कर पाए। उसमें सबसे पहले तो HS कोड का वो था कि पहले 4 डिजिट थे फिर 8 डिजिट हो गए। उसमें हर डिजिट के साथ 20-20, 25-25 फर्दर यानी एक्सटेंशंस हैं तो वो हर एक चीज़ को उसके देख के उसके तनाजुर में फ़ाइल करना होता है और जिस तरह आपकी परचेज़ हो या जिस तरह आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आगे फर्दर जो सप्लाई है उसको वो किया जाता है। इसी तरह जो इसमें जो दीगर SRO 300
हाँ, ये जो नए SRO मतलब सेल्स टैक्स के आए हैं उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस टैक्स पेयर्स के लिए उन्होंने वो कर दिए हैं। तो उसी सिलसिले में मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, चूँकि हमारी एग्जेक्टिव बॉडी ने ये बेड़ा उठाया है कि हम अपने मेंबर्स को कम अज़ कम उनके जो मसाइल हैं या जो उनको फील्ड में प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनमें हम एजुकेशनल यानी उसके थ्रू प्रोग्राम्स के थ्रू उनको गाइडेंस का मौका फराहम करें। तो उसी सिलसिले में हमारा आज का एक पहला प्रोग्राम है जो जनाब मोहतरम इम्तियाज़ रजा कैनी साहब यानी अपना जो एक्सपीरियंस है या जो उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप सबको और तमाम मेंबर्स को रहनुमाई करेंगे। थैंक यू। अब जी मैं बिला किसी ताख़ीर जनाब राजा मोहम्मद इम्तियाज़ कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, इंतहाई काबिल और सेल टैक्स पे इनका इंतहाई अबूर। और पिछले साल जब SRO 350 नया आया था तो मुल्तान से जनाब ने प्रेजेंटेशन दी थी जिसको पूरे मुल्क में सराहा गया था और काफ़ी शहरों से इनको कॉल्स आती रही, सिलसिला जारी रहा और इन्होंने सब दोस्तों को मुस्तफ़ीद किया अपने इल्म से, जिसके नतीजे में SRO 350 के जो नताइज थे, उनके मसाइल थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए। आज भी इन्होंने एक ईमेल की और उसका भी जवाब आया हुआ है। तो जनाब राजा इम्तियाज़ कियानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना लेक्चर डिलीवर करें और मेम्बरान के जो सवालात हैं सेल टैक्स के मतलब उनको आंसर भी करें और हमें SRO जितने भी आए हैं सेल टैक्स के उनके बारे में आगाह फरमाएँ। जनाब राजा इम्तियाज़ कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चेयरमैन एजुकेशन कमेटी साहब और अपने प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि रिसेंट जितनी भी अमेंडमेंट्स आई विदाउट स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए और विदाउट एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस लिए इन्होंने एट वंस उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर फरवरी की जो रिटर्न है वो अभी तक पेंडिंग आ रही है लोगों की। आप ये देखें कि फरवरी की रिटर्न की एक्सटेंशन तो इन्होंने कर दी 28 अप्रैल तक, लेकिन SRO 350 के तनाजुर में जो जिनकी रिटर्न्स प्रोविजनल हो गई हैं उनकी इनवाइसेस तो वो डिलीट हो गई। वो मैक्सिमम 6 दिन का इनवाइसेस अगर उन्होंने सप्लायर ने उसकी पेमेंट कर दी है तो वो वापस आ जानी थी, अदरवाइज़ वो स्टक हो जानी थी और नेक्स्ट पीरियड के लिए वो स्टैंड होती। लेकिन इन्होंने उस 350 की इम्प्लीमेंटेशन उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया, सिर्फ डेट एक्सटेंड कर दी सबमिशन की। आप ये देखें कि प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं था कि फरवरी की रिटर्न जो सप्लायर है वो 28 अप्रैल तक सबमिट करे, जबकि उसका जो बायर है वो उस अब भी अपनी रिटर्न वहाँ तक पेंडिंग किया रखे कि वो भी 28 अप्रैल तक जाके सबमिट करे, जबकि उसका सप्लायर सबमिट करे। ऐसी चीज़ें स्टेक होल्डर्स के उन तमाम दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन के बगैर जब इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसमें बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो ये सारा कुछ इन्होंने स्टार्ट किया कि फेक फ्लाइंग इनवाइसेस की रोकथाम के लिए, वो तो एक अलग इशू था। ये उसके बाद एकदम से उनके पीछे पड़ गए रिटेलर्स के, जो बहुत सारे रिटेलर्स एकदम से बढ़ रहे हैं और उनकी इनवाइसेस को डिजिटलाइज करने के लिए इन्होंने POS लगाने शुरू किए। उन POS की फिर इंटीग्रेशन में आ गए, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन में आ गए। इसी तरह मल्टीपल SRO इशू करते रहे, फिर उसकी लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग के लिए आ गए। लेकिन प्रॉपर तौर पर कहीं भी जो स्टेक होल्डर्स हैं या आगे कंज्यूमर्स हैं उनको इन्होंने एजुकेट नहीं किया।
उस एजुकेट ना करने की वजह से बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, ख़ास तौर पर HS कोड की वजह से। HS कोड को 4 डिजिट से इन्होंने एकदम से 8 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। हमारी बहुत सारी लॉ फ्रेटर्निटी को भी 8 डिजिट्स का नहीं पता कि 8 डिजिट्स किस वजह से ये किए गए हैं। सपोज़ एक टेक्सटाइल का एक आइटम ले लिया जाए कि एक यार्न है, अगर वो सिंगल यार्न है तो वो 1100 में आएगा, अगर वो डबल यार्न है तो उसकी हैयत तब्दील हो जाएगी। मेन उसका हेड 4 डिजिट का वही रहेगा, जबकि उसके आगे सब जो हेड हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जो बंदा रिटर्न सबमिट कर रहा है या जो लॉयर है या टैक्स कंसल्टेंट है, उसे इन पेचीदगियों का नहीं पता कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसके पास तो मल्टीपल आ रहे हैं, उसके क्लाइंट्स हैं जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे टेक्सटाइल से ही हों, और मल्टीपल इश्यूज़ भी हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो उसे हर प्रोडक्ट की बेस तक का पता होना चाहिए, फिर जाके तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, उसके अगले जो सब हेड्स हैं उनके हिसाब से वो एग्जैक्ट HS कोड डाल पाएगा। इसकी बाकायदा तौर पे एजुकेशन होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को सही एक्सपर्टीज़ होती है इसमें और सही रिटर्न्स फाइल होती। पिछले कुछ जनवरी से लेके अब तक इन्होंने बहुत सारे SROs जारी कर दिए, और उनमें जहाँ भी कोशिश इनकी हुई उसको सेफ गार्ड करने के लिए कि फ्लाइंग इनवाइसेस ना हों, और फेक फ्लाइंग इनवाइसेस की रोकथाम के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने कुछ नए SROs जारी किए फ्राम जनवरी 2025 से। एक SRO 5555 2025 जारी हुआ, जिसमें इन्होंने रूल 14 को अमेंड कर दिया। रूल 14(1) के तनाजुर में इन्होंने कहा कि जनाब तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं, आर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स shall furnish in Annexer J of monthly return detail of goods manufactured or produced and goods supplied। जो भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं वो Annexer J अपनी रिटर्न के साथ सबमिट करेंगे। इसी तरह जो तमाम रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, जो टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं, वो Annexer H1 इन्होंने कहा कि वो सबमिट करना उनके लिए ज़रूरी होगा। इतना जनवरी से अब तक Annexer H1 भी शामिल नहीं किया गया। अब जाके पिछले 1-2 दिन में Annexer H1 वो नज़र आना शुरू हुआ है। इसी तरह Annexer J में भी बहुत सारी गलतियां हैं। Annexer J बेसिकली है क्या? Annexer J जो है वो आपकी प्रोडक्शन समरी है कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, वो आपको आपके अकाउंट्स के हिसाब से देनी पड़ेगी, जो आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी डिक्लेयर की है, जो फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं ओपनिंग। उसके बाद आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और उसकी वैल्यूएशन आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, वो वैल्यूएशन आपने देनी है। उसके बाद जो सप्लाईज़ हैं वो Annexer C, जो आपकी लोकल सप्लाईज़ हैं, उसकी क्वांटिटी और वैल्यू Annexer C के हिसाब से ऑटो उठा रहा है। और इसी तरह आपकी एक्सपोर्ट्स Annexer D के तहत वो क्वांटिटी और वैल्यू वहाँ से ऑटो उठा रहा है, जबकि उसका जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस आपकी जो सप्लाईज है, सेल्स हैं, वो दे के तो इस कैलकुलेट करके आपकी क्वांटिटी दे रहा है और इसी तरह ही आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है।
लेकिन इसमें एक ग्लिच अभी तक आ रहा है कि क्वांटिटी तो वो सही कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम, कि वो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस्ड और सप्लाईज, इसको माइनस करके वो ये जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रहा है। लेकिन जो वैल्यू है वो उसमें कैलकुलेशन में एरर है। वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और प्रोडक्शन स्टॉक की वैल्यू, वो यहाँ पे अभी उसकी वैल्यू आ रही है, जबकि इसमें अभी ग्लिच है जो ठीक होने की ज़रूरत है। हमने मुल्तान टैक्स बार के तवस्सुत से FBR को लिखा है, उम्मीद है कि वो इसको रिड्रेस कर देंगे। जो मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, जो डीलर हैं, उनके स्टॉक्स को क्लैरिफाई करने के लिए, बोर्ड की नज़र में लाने के लिए उन्होंने अनेक्सर H1 को इंट्रोड्यूस करवाया। हम जो एक्सपोर्टर्स हजरात के रिफंड्स के लिए पहले सिर्फ अनेक्सर H फाइल किया करते थे, उसमें अनेक्सर H में हम इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स और कंजम्पशन के हिसाब से उसके हम जितना हमारी एक्सपोर्ट होती थी उसमें जितना कंज्यूम हुआ है उसके हिसाब से हम उसका रिफ़ंड बनाया करते थे। लेकिन इसमें हम स्टॉक्स की कोई भी ना वैल्यूएशन नहीं दिया करते थे जो लोकल सप्लाईज करते हैं या जिनके रिफंड्स नहीं होते थे। उसके लिए H1 उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इसमें H1 में कहीं भी उन्होंने इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स की वैल्यूज़ नहीं शो की। उसका नुकसान ये होगा कि जितनी भी वैल्यू एडिशन होगी इसमें आपकी जो प्रोडक्शन होगी, वैल्यू एडिशन उसकी आपका क्लोजिंग बैलेंसेस आपके डिस्टर्ब करेंगे। अनेक्सर H1 की जब हम इसे प्रिपेयर करने जाएंगे तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम्स हैं वो HS कोड के हैं, जो वही HS कोड जो प्रोडक्ट वाइज आपने पहले मेंटेन कर लेना है एक्सेल शीट पे। उसके बाद आपने उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना है जो अभी तक केजीज़ में आ रहा है, और बहुत सारे एक दो उन्होंने और भी दिए हैं कि पीसेस और लीटर्स कुछ प्रोडक्ट्स के उन्होंने ये अलाउ किए हैं। लेकिन मोस्टली चीज़ें अभी तक केजीज़ में आ रही हैं। जो ख़ास तौर पे जो आइटम्स आपके टोल मैन्युफैक्चरिंग के हैं वहाँ इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि टोल मैन्युफैक्चरिंग में आप एक मटेरियल रॉ मटेरियल आपका अपना होता है, दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सिर्फ बना के दे देता है। जब उसकी वैल्यूएशन आप केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत से ऐसे नॉर्म्स हैं जो बिज़नेस नॉर्म्स हैं वो ख़राब हो गए। जो मार्केट में बिज़नेस नॉर्म्स हैं, सपोज़ आप टेक्सटाइल को ले लें तो इसमें जो कन्वर्जन है अगर तो वीविंग स्टेज पे है तो वो मीटर्स में है या पर पिक के हिसाब से है, जो प्रोसेसिंग है वो मीटरों में है या पर इंच के हिसाब से है। उसकी अगर आप प्रोडक्टिविटी आप यहाँ पे लेंगे केजीज़ में तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी, उसको उसके रेट कैलकुलेट करने और उसको बाकायदा तौर पे उसकी अकाउंटेबिलिटी सही करने में। लेकिन बहरहाल देखो, हो सकता है आगे इसको भी तब्दील कर लें। जैसे जैसे आप लोगों को या हम लोगों को भुगतना तो हम लोगों ने, जैसे जैसे हम लोगों को इसकी हावना होती जाएगी या हमें मुश्किलात पेश आती जाएंगी, हमारे चीखने चिल्लाने पे कुछ चीज़ें दुरुस्त करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें सेल टैक्स रेट देना है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस के कॉलम हैं, कॉलम नंबर 5 में आपने वैल्यू ऑफ गुड्स देनी है, आगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स देनी है,
उसके बाद गुड्स परचेजेस या इंपोर्टेड ड्यूरिंग द मंथ। कॉलम नंबर 7 में वैल्यू ऑफ गुड्स देना है और कॉलम नंबर 8 में हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स देना है। उसके बाद इसमें हमने सब शो करना है गुड्स सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ, कि हमने सेल हमारी डोमेस्टिक सेल कितनी है, एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाईज कितनी हैं और डोमेस्टिक ज़ीरो रेटेड सप्लाईज या एक्सपोर्ट्स कितनी हैं। उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंसेस इसके कैलकुलेट करेगा। अभी इसमें भी बहुत सारी ग्लिचेस आ रही हैं कि जैसे आपकी जो गुड्स सप्लाईज हैं, यहाँ सप्लाईज़ की वैल्यूज़ तो वो उठा रहा है जो आपके एनेक्सर सी से हैं और एक्सपोर्ट की एनेक्सर डी से हैं, जबकि आपकी जो वैल्यूएशन है या कास्ट है वो डिफरेंट है। आपकी जो सेल वैल्यू है उससे आपके स्टॉक्स को माइनस कर रहा है, जबकि इसे चाहिए कि कास्ट वैल्यू से स्टॉक्स माइनस। हम जब एनेक्सर एनेक्सर एच बनाया करते हैं तो उसमें हम कंजम्पशन अपनी परचेज वैल्यू के हिसाब से उसको बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसकी यहाँ सिर्फ उसकी वैल्यूएशन टोटल उठा रहा है, ना कि उसकी कंजम्पशन वैल्यू के हिसाब से उठा रहा है। इसे चाहिए तो ये कि जो यहाँ पे उसके रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, जिसमें ये जितनी हमारी कंजम्पशन हुई है उसको इसमें से माइनस करके स्टॉक क्रिएट करे, जैसे एनेक्सर एच में किया जाता है। लेकिन यहाँ इसका उलट हो रहा है कि यहाँ एनेक्सर सी से ऑटो उठाता है। आपका सी जैसे ही आप सबमिट करने जाएंगे ना, आपका सी लॉक हो जाएगा, आप अपनी सप्लाईज को चेंज नहीं कर पाएंगे। वो उसी सी की बेस पे ये एनेक्सर एच बनाने शुरू कर देता है। ऐसे प्रैक्टिकली जो आप फरमा रहे हैं वो कथा कलमी हुआ, लेकिन चूँकि आगे बात प्रैक्टिकली उस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, मेरा मतलब ये था मटेरियल नहीं होता उसमें, बिजली, लेबर, ऐसे ही एनेक्सर एच में हम यही किया करते हैं कि सपोज़ एक आइटम हमने सेल किया है, एक्सपोर्ट कर दिया है, और वहाँ वो तो सारा एक्सपोर्ट भी बेस पे है। मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दी है तो उसमें जितनी चीज़ें कंज्यूम हुई है ना, हम उन्हीं चीज़ों की कंजम्पशन शो करते हैं, ना कि उसमें वैल्यू एडिशन ऐड करके फिर उसको से करते हैं। वो ठीक है, उसकी वैल्यू एडिशन हमने ऐड नहीं करते। सेल वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है जिसमें वैल्यू एडिशन और प्रॉफिटेबिलिटी शामिल होती है, जबकि आपकी स्टॉक वैल्यू वो डिफरेंट होती है। लेकिन बात सुने, देखें अगर इस तरह भी हो जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं तो भी फ़र्क आएगा। आपके जो वैल्यू उसने दी ना वो तो ओवरस्टेट हो जाएगी, वैल्यू भी ओवरस्टेट हो जाएगी। यानी मतलब है आपने सेल के हिसाब से यानी कास्ट को उसने कैलकुलेट किया और उसको माइनस कर दिया जो आपकी यानी रॉ मटेरियल या मतलब है वो है, ठीक है। अब उसके साथ दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं, जब ऐड होके असल कास्ट भरनी है वो अगर आपके फार्मूले के मुताबिक भी कर ले FPR तो भी जो है ना वो जो वैल्यू दिखा रहा होगा वो फिक्टिशियस होगी, ओवरस्टेटेड होगी। एक्चुअल जो ऐसा इसको कास्ट पे जाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल जो H1 मतलब है वो दे, हाँ क्वांटिटेटिव दे, वैल्यू वाइज ना दे। मेरा कहने का मकसद भी यही था कि इसको वैल्यू वाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि H1 जो है ये मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए ज़रूरी है, ये तमाम मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है। इस वजह से इसकी जो सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू, कुछ तो चीज़ें जो थर्ड शेड्यूल आइटम में होती हैं उनकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि इसी बेस पे वो सेल होंगी और इस बेस पे ही उसका उनका सेल टैक्स कैलकुलेट होगा। रिटेल फिक्स कर जिस सेल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ तो इनपुट का कोई कॉलम नहीं है,
इनपुट टैक्स के कोई कॉलम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू और उसकी क्वांटिटी के कॉलम है। इस वजह से आई थिंक उन्होंने सिर्फ इसको वैल्यू वाइज जो सेल की और परचेज़ की वैल्यू उसी से ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन होना ये चाहिए कि जो उसका जो स्टॉक बच रहा है वो उसकी परचेज़ वैल्यू का स्टॉक होना चाहिए, ना कि सेल वैल्यू का स्टॉक होना चाहिए, या परचेज के हिसाब से आना चाहिए, या परचेज़ के हिसाब से आना चाहिए। सपोज किसी की अगर फुल क्वांटिटी की सेल हो गई है तो एट द एंड वैल्यू तो खड़ी रहेगी, वैल्यू तो खड़ी रहेगी, वो तो असल में बिल्कुल वो ठीक उसमें फरमाया। है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हेडिंग भी गलत है, यहाँ होनी नहीं चाहिए। हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एक इशू आ रहा है, वो कहते हैं जी कि हम एक्सपोर्टर हैं, हमारा फाइनल बिल्कुल एक्सपोर्ट हो जाती है सारी गुड्स, लेकिन 8B लगता है हमारे इनपुट पे, क्या लगता है? 8B। 8B। अब माल सारा बिक गया है, 8B की वजह से कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। अब उन पर कभी सेक्शन 38 के नोटिस आ रहे हैं, कभी 40B के नोटिस आ रहे हैं, कभी उन पर रिकन्सिलेशन का आ रहा है जी कि आपका ह्यूज कैरी फॉरवर्ड, हमें बोर्ड से लिस्ट आई है तो कैरी फॉरवर्ड क्यों आ रहा है। हाँ, वो अब वो ये भी ज़रा इस पर एक्सप्लेन करते हैं कि उसका क्या हल है, उसको कैसे सोल्यूशन करें। कैरी फॉरवर्ड उन्होंने एक कैपिंग लगाई हुई है कि आपको एक्सपोर्ट का जो आपकी FOB वैल्यू है उसका 12% आपको रिफ़ंड किया जाएगा। उसके बाद जो आपने शो करानी है उनको विजिबल इनविजिबल वेस्टेज, उस पे जो जब आप सेल करेंगे वेस्टेज को तो उस पे आपका जो सेल टैक्स है बकाया वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है उसका क्या हल करें। कैरी फॉरवर्ड तो कैरी फॉरवर्ड वही एडजस्ट हो जाएगा ना उसका। एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कभी इतना हर दफ़ा 10% जब वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। फार्मूला फिक्स किया हुआ है कि हर स्टेज पे इतने % विजिबल होगी, इतने 5% इनविजिबल होगी हर स्टेज पे। वो मल्टीप्लाई होके जब इकट्ठी होके कैलकुलेट होती है तो वो कहते हैं कि इसको आप जो शेयर रेट है आपका जो कास्ट रेट है उसका और मिनिमम। अच्छा, अब इसका हल बताएंगे, इसको जीरो करना हो कैरी फॉरवर्ड को कैसे हो सकता है। ये आप द रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं कॉलम वो बात नहीं, लेकिन हम इसको टेक्निक अपना माल कैसे बेचे ना, फिर FBR को लिखें जी कि इसको क्यों आप कैरी फॉरवर्ड जब रिफंड नहीं हो सकता। ये आप द रिकॉर्ड बताएंगे। चले ठीक है, चले जी आपसे रब्ता कर यही लेंगे। है कि उसकी जितनी वेस्टेज है वो जब सेल करेगा तो उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा। सही। ये इसको नेक्सट के मुताबिक एक बात आपने ये की कि भी ये है मैन्युफैक्चरर के लिए। जी, जब वो मैन्युफैक्चरर के लिए है तो उसी पर लागू होगा ना। तो दूसरा जो है जो होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो वो ये नहीं करेंगे, वो करेंगे ही नहीं, तो फिर तो इसको नहीं आना चाहिए ना। वो ये नहीं करेंगे। सब दो अलग अलग दो अलग-अलग ये और H जो है ना दोनों अलग-अलग हैं। ये और H1 के अलग। लिए एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर ने जे लगाना मतलब क्या है उसके लिए H आएगा। बिल्कुल। तो फिर वो दोनों आ जाएगा, फिर इसमें फिर तो मसला नहीं होना चाहिए ना। सर वो कॉलम की हेडिंग्स गलत है ना। अब कॉलम किसी की ने heading स्टॉक गलत है। लिया है और पूरा बेच दिया है तो क्लोजिंग वैल्यू तो खड़ी रहेगी। अगर वो वो सेल को valuation- कंसीडर कर रहा है और परचेज को देख रहा है तो क्लोजिंग वैल्यूएशन का इशू आ रहा है। हाँ वैल्यूएशन का इशू आ रहा है, कॉलम की हेडिंग्स का इशू आ रहा है और यहाँ पे आना चाहिए परचेज के हिसाब से। सर इसका अगला ऐसा रखो ना। अच्छा, उसके बाद SRO 164 SRO 164 17 फरवरी को आया। ये डील करता है सीलिंग और डीसीलिंग को, जो बिजनेस प्रेमिसेस की सीलिंग और डीसीलिंग उसके सारे रूल्स उन्होंने चेंज किए। 150 ZEL और 150 ZEO। इसमें उन्होंने कहा कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा 3 अनवेरिफाइड इनवाइसेस को इशू करता है या 5 अनवेरिफाइड इनवाइसेस इशू करता है 7 दिन के अंदर, या वो इन्वॉल्व होता है इन इशुएंस ऑफ अनवेरिफाइड इनवाइसेस, तो उस सूरत में या उसका स्टोर जो डिस्कनेक्ट रहता है FBR की डेटाबेस से 48 आवर्स के लिए, या वो ऑफलाइन रहता है उसका सिस्टम FBR से
जो उसका जो पीरियड है ऑफलाइन का पीरियड, उस दौरान में जो उसकी सेल है वो उसको सिस्टम के साथ अपडेट नहीं करता अगले 24 आवर्स में, तो या उसकी डिवाइस जो है वो डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ इनवाइसेस ड्यूरिंग द ऑफलाइन पीरियड, वो नहीं देती, तो वो भी टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। इसी तरह उन्होंने रूल 5 सब रूल 5 को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है कि सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग of reasons there the expression either allow or disallow the sealing of such business premises shall be omitted। ये सारा बिजनेस प्रेमिसेस को सीलिंग और डी सीलिंग से पूरा SRO उसको उससे डील करता है। इसमें कमिश्नर को एम्पावर किया गया है कि वो कैसे इसकी सीलिंग और डी सीलिंग करेगा और किस तरह वो पेनल्टी इम्पोज करेगा और पेनल्टीज़ पे होने के कितनी टाइम के अंदर अंदर वो उसको दोबारा उसकी डीसीलिंग करेगा और पेनल्टीज़ और जो पेंडिंग इनवाइसेस हैं उनको दोबारा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा, तो फिर उसकी डीसीलिंग कर सकेगा। ये सारी एम्पावर्स कमिश्नर्स को दी गई हैं। नहीं, इसका बाकायदा नोटिस होगा, कमिश्नर इसका नोटिस देगा और उस बाकायदा उसके बाद ऑर्डर इशू करेगा। कमिश्नर रेवेन्यू हैविंग जुरिसडिक्शन shall impose a penalty by passing an order prescribed under serial number 25A of section 33 of the Act। फिर डीसीलिंग होगी। फिर डीसीलिंग होगी। ऐसा हो ऐसे ना कि जैसे दुकान बंद होती है, प्रैक्टिस चल रही है कि कमिश्नर साहब, बल्कि ATIR का भी अभी कमिश्नर साहब परसों आए थे, उन्होंने कहा कि हम नोटिस नहीं करेंगे, हमें तो डी सीलिंग के लिए वो खुद वॉलंटरी 5 लाख का चालान जमा कराता है टैक्स पेयर, तो हम उसकी बेस पर ही डी सील कर देते हैं। तो इस वक्त बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के वॉलंटरी जमा करवाई जा रही है। तो ये सीलिंग क्या सीलिंग के लिए नोटिस देना जरूरी है क्या? विदाउट सीलिंग नोटिस विदाउट नोटिस सीलिंग विदाउट नोटिस होगी। जैसे ही वो कमिश्नर समझेगा कि ये 4 चीज़ें वायलेशन में आई हैं कि उसने एक दिन में 3 इनवाइसें डेली पर डे उसने जो इशू किए हैं अनवेरीफाइड, या 5 इनवाइसेज एक हफ्ते में किए हैं, उनके नोटिस में जैसे ही आएगा वो किसी वक्त। चले सर, इस पर प्रेजेंटेशन बनती है। मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश करूंगा, अली इमरान लुब्रिकेंट का फैसला सेल टैक्स में एग्जाम्पल बना हुआ है कि जी के बगैर किसी नोटिस के कोई भी शख्स सस्पेंड नहीं हो सकता, तो उसी बगैर नोटिस के सील कर देना तो ये कारोबार बंद करने के मुतरादिफ है। और इस पर सस्पेंशन के लिए भी नया SRO आजकल में आ गए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हर जगह अली इमरान लुब्रिकेंट का जो फैसला वो प्रिवेल कर रहा है कि नोटिस लाजमी देना है। नहीं, जो 7 दिन का जो उसके बाद जो रूल चेंज हो गए ना जी, जब भी ऐसी चीज़ें जो कोर्ट्स में आके पॉइंट आउट होती हैं जहाँ पे उनको इशू आ जाता है, तो वो उसको रूल्स अमेंड करके उसके हिसाब से बोर्ड एम्पावर है कि वो नए रूल्स बना के और उसको प्रिवेल कराए। ठीक कह रहे हैं सर, उन्होंने इसी वजह से रूल्स बना दिए हैं। रूल 12 सस्पेंशन के भी और ब्लैक लिस्टिंग के भी नए रूल्स बना दिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। और पहले आप अगर कोई शख्स 6 महीने तक रिटर्न सबमिट नहीं करता था वो सस्पेंड हो जाता था। अब ओनली 3 मंथ 3 महीने कोई शख्स अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो वो सस्पेंड तस्वर होगा, बिल्कुल सही कर दिया जाता है। बोर्ड एम्पावर है, वो किसी वक्त भी रूल्स तब्दील कर सकता है। नहीं, रूल तो पहले से मौजूद था 6 माह वाला, लेकिन अली इमरान लुब्रिकेंट का फैसला तो उस रूल को ओवर रूल किया गया है कि नहीं, फिर भी आपने 100 का लाजमी देना, ये राइट है टैक्स पेयर का। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। आप वक्फा ले लेते हैं, वक्फा कर जी, कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे थे रूल 150ZO, इसको अमेंड किया है उन्होंने। इसके फर्स्ट में उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन बताई हैं किसी सीलिंग या डी सीलिंग के लिए कि 3 अगर
पर डे गैर मुसद्दका अनवेरीफाइड इनवाइसेस इशू करता है कोई बंदा, या रजिस्टर्ड पर्सन 5 एक हफ्ते में इशू करता है अनवेरीफाइड इनवाइसेस, या वो इन्वॉल्व होता है इन इशूएंस ऑफ अनवेरीफाइड इनवाइसेस, या अगर वो स्टोर डिस्कनेक्ट रहता है FBR के डाटा से 48 आवर्स के लिए, या उसकी जो इनवाइसेस ऑफलाइन पीरियड में इशू हुई हैं वो सिस्टम में अगले 24 आवर्स में वो उसमें ऐड नहीं करता, या डिवाइस जो FBR के डाटा सिस्टम से ऑफलाइन रहती है, तो उस सूरत में उसकी कमिश्नर एम्पावर्ड है उसको डीसीलिंग करने के लिए। सब रूल 5 को अमेंड किया गया है। पहले ये एक्सप्रेशन था आइदर अलाउ और डिसअलाउ द सीलिंग ऑफ सच बिजनेस प्रेमिसेस, अब उन्होंने कर दिया है इशू एन आर्डर इन राइटिंग फॉर अलाउिंग और डिसअलाउिंग द सीलिंग ऑफ सच बिजनेस प्रेमिसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरइन। अब बग़ैर कि कोई नोटिस दिए वो उसको सील या डी सील कर सकता है, लेकिन उसको आर्डर इशू करना पड़ेगा और उसमें रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। इसी तरह सब रूल 7 के बाद उन्होंने इसको अमेंड किया है, द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सील्ड ऑन एनी वायलेशन मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ऊपर दी गई कोई भी एक वायलेशन होगी तो उस सूरत में उसकी बिजनेस प्रेमिसेस सील कर दी जाएगी। रूल 150 ZEP सब रूल 1 एक्सप्रेशन सब सेक्शन 9 ऑफ ए द एक्सप्रेशन सेक्शन 3 ऑफ 9A शैल बी ओमिटेड। ये कुछ चीज़ें उन्होंने प्रोसीजर में तब्दील की हैं कि सीलिंग बिजनेस प्रेमिसेस की सीलिंग या डी सीलिंग या इंटीग्रेशन टियर 1 रिटेलर्स के हिसाब से उन्होंने इसको करने की कोशिश की है। ये तमाम जो एक्सरसाइज है ये टियर 1 रिटेलर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए की जा रही है कि जो लोग अनवेरीफाइड इनवाइसेस इशू करते हैं या डबल सिस्टम इशू लगाए होते हैं या ऑफलाइन रह के सेल कर रहे होते हैं, इनवाइसेस इशू नहीं करते, उसको उन्होंने ब्लॉक करने के लिए या उस लूप होल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये SRO जारी किया है और इसके हिसाब से सीलिंग और डी सीलिंग के जो प्रोसीजर हैं वो बताएं और कमिश्नर को एम्पावर किया है कि वो सॉफ्टवेयर का ऑडिट करवाए, किसी भी एनी टाइम वो ऑडिट कर सकता है, एनी टाइम आर्डर इशू कर सकता है कि उसको सील कर दिया जाए और पेनल्टीज़ इम्पोज कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है और पेनल्टीज़ की पेमेंट के बाद उसको डी सीलिंग के लिए भी ऑर्डर इशू करेगा। अच्छा सर, ये पूछना था कि एनेक्जर जे और H1 जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है मैन्युफैक्चर के लिए और अदर देन मैन्युफैक्चर के लिए, अगर उसको लोग सबमिट नहीं करते, जिस तरह उसके अंदर उनकी कॉलम्स में कोई ना कोई एरर्स हैं कैलकुलेशन में, तो टाइम ना निकल जाए, तो उसके लिए कुछ लोग अगर उसको सबमिट किए बगैर अपनी रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो उस सूरत में क्या होगा? कुछ एनेक्सर्स उन्होंने ऐसे दिए हुए थे जिनको बाद में सबमिट किया जा सकता था, जैसे एनेक्सर H हम 120 डेज़ के बाद सबमिट करते थे। यहाँ पे उन्होंने इनके लिए अलग से टाइमलाइन नहीं दी, एनेक्सर J के लिए भी, एनेक्सर H1 के लिए भी और इसी तरह एनेक्सर C1 एक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसके लिए भी अलग से टाइमलाइन नहीं दी। जो एनेक्सर्स नेसेसरी हैं, ज़रूरी एनेक्सर्स हैं, जो जैसे कि एनेक्सर C है, एनेक्सर A है, जो ज़रूरी एनेक्सर्स हैं वो जब तक सबमिट नहीं होंगे आपकी रिटर्न वो अनसबमिट तस्वर होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि एनेक्सर C और एनेक्सर A के सबमिट ना होने से आपकी रिटर्न सबमिट ही नहीं होती, आपका अलाउ ही नहीं होता सबमिट होना। लेकिन यहाँ पे रिटर्न सबमिट हो जाती है
क्योंकि बाज़ औक़ात जे और एच की गैर मौजूदगी में भी, लेकिन वो आपके लिए आडिट पैरा बन जाएगा और आपके वो चीज़ आपकी जो रिटर्न है वो अनकम्प्लीट तस्वर होगी। इसी तरह इसमें कुछ एक्सेप्शंस ऐसी भी हैं कि सपोज़ आपका कारोबार हुआ ही नहीं है कोई, तो आप सिर्फ फिर भी उसके बावजूद आपको एनेक्सर सी सबमिट करना पड़ता है, फिर जाके आपकी मेल की रिटर्न भी सबमिट होती है। लेकिन इसमें भी अभी तक उन्होंने कोई ऐसी चेक नहीं लगाया कि इसके सबमिट ना होने से आपकी रिटर्न सबमिट ना हो। रिटर्न सबमिट हो जाएगी लेकिन वो अनकम्प्लीट रिटर्न सबमिट होगी रूल 3 के तनाज़र में, कि कोई भी आप एनेक्सर जो आप पे ज़रूरी है, जो आपने सबमिट करना है और वो सबमिट नहीं किया आपने, तो वो अनकम्प्लीट रिटर्न सबमिट होगी। डेट के लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ उसमें? नहीं, वो तो बस उसकी नहीं, भी अभी ड्यू तक डेट तो वही टाइम होगी। दिया, अभी तक सिर्फ एनेक्सर एच के लिए टाइम है 120 डेज फ्राम द सबमिशन ऑफ रिटर्न। इनके लिए ये ज़रूरी करार दिए गए हैं कि आपके रिटर्न के साथ ही ये सबमिट हो। SRO 309 एक दिया गया है, 709 सॉरी इससे पहले हम चाह रहे हैं कि एनेक्सर 578 देख लें। 578 1/2025 8 अप्रैल को आया। इस SRO के तहत उन्होंने बोर्ड ने अमेंडमेंट किए हैं एनेक्सर ए में, एनेक्सर सी में और एनेक्सर C1 नया एक एनेक्सर इंट्रोड्यूस करवाया है। एनेक्सर ए और एनेक्सर सी में मामूली सी उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की हैं। एनेक्सर जो ए है उसमें सिर्फ HS कोड पहले 4 डिजिट्स का होता था, अब 8 डिजिट्स कर दिया है, और UOM जो है वो केजीज़ में कन्वर्ट कर दिया। कस्टम डाटा से उठा के, और इसी तरह जो HS कोड्स हैं वो भी कस्टम डाटा से उठाए सारे। इसी तरह एनेक्सर जो सी है उसमें भी सिर्फ यही 2 तब्दीलियां हैं। एक तो उन्होंने HS कोड को 8 डिजिट्स कर दिया है, और जो UOM है वो केजीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल बिजनेसेस को बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ UOM केजीज़ में नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज़ आप कोई चीज़ लिक्विड है उसको लीटर्स में ही लेंगे, जैसे मोबाइल्स वाले हैं वो केजीज़ में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऐसे ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नंबर्स में होते हैं, हम उनको केजीज़ में, जैसे बॉल बेरिंग्स हैं, हम उनको केजीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी तरह और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो मार्केट में बिज़नेस नॉर्म्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और उसी हिसाब से उनका रेट भी मेजर्स किया जाता है। लेकिन अभी तक इन्होंने केजीज़ में ही इसको रखा है, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक फेब की लोगों की रिटर्न्स भी सबमिट नहीं हुई। इवन मार्च भी गुजर गया, वो भी डिलेड है। और हम बोर्ड से गुजारिश करते हैं कि मुल्तान टैक्स बार के तवसत से कि उसको मज़ीद इसमें एक्सटेंशन दी जाए ताकि और अपने सिस्टम को भी ठीक किया जाए, कस्टम डाटा से हटाया जाए उसको UOM को, क्योंकि जो प्रैक्टिकली मार्केट में चल जो रहा है उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसे ही। और इसमें एक जो मेजर हमें प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी जो ऑलरेडी हमारे जो सिस्टम में चल रहे हैं एनेक्सर एच एक्सपोर्ट के, कंजम्पशन के, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी उसमें जो पहले से प्रोडक्ट्स हमने फीड की हुई हैं वो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होती या प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकती, दोबारा नहीं डाली जा सकती। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले डली हुई है वो उसका UOM अगर लीटर में है या मीटर्स में है या केजीज़ में है तो वो उसी तरह रहेगा, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। और उसकी वजह से लोगों के अगले जो रिफ़ंड प्रोसेस हैं वो भी रुके हुए हैं कि वो अब नई जो उनकी प्रोडक्ट है या परचेजेज़ हैं
वो उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो मजबूर हैं डालने में केजेस में, जबकि जो उनका जो ओपनिंग है, जो प्रोडक्ट बनी पड़ी है उनके पास या रॉ मटेरियल है, वो ऑलरेडी उनके अनेक्सर एच में जो ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे आ रहा है वो सारे पुराने यूएम के तौर पे हैं। तो वो अब मैच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके रिफंड्स और वो अनेक्सर एच प्रोसेस नहीं हो रहा। इसमें भी काफ़ी सारी बड़ी एम्बिग्विटी है जो वो उसको कैलकुलेट करना चाहिए। इस एसआरओ में जो एक मेजर नई जो इंसर्शन की गई है वो अनेक्सर C1 है। अब ये हमारे MTBA से भी एक गई थी कि बहुत सारे जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ की गई फ्लाइंग इनवाइसेस की वजह से, उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने अब पेमेंट्स का डाटा भी साथ साथ उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। जो सेक्शन 73 पहले 60 डेज़ 6 मंथ में 180 डेज़ में हमने देना होता था, वो अब रिक्वायरमेंट की गई है कि ये साथ ही दिया जाए। लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस तो करा दिया है, लेकिन अभी C1 आया नहीं है। और मेरे ख़्याल में मेरी ओपिनियन है कि जैसे अनेक्सर एच का में 120 दिन दिए गए हैं, इसमें भी आई थिंक 180 डेज़ दिए जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये हर उसके रिटर्न के साथ इसको C1 को सबमिट किया जाए। इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा कस्टमर बायर के पर्टिकुलर्स, इनवाइस की डिटेल और पेमेंट्स की डिटेल, आपको चेक और बैंक और ये वो सारा कुछ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिज़नेस नॉर्म्स क्रेडिट्स पे भी होते हैं, एडवांस पे भी होते हैं और एलसीज पे भी हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो इंपोर्ट्स हैं वो एलसीज पे भी हो रही होती हैं, और अदर नॉर्म्स भी होते हैं पेमेंट के। तो जो स्टैचू कहता है कि सेक्शन 73 180 डेज़ में फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर एंड सप्लायर वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो वो तो उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब स्टैचू के मुताबिक 180 डेज़ का टाइम आप दें उसे। मेरे ख्याल में इस अनेक्सर C1 को भी जैसे अनेक्सर एच की तरह टाइम फ्रेम में लाना पड़ेगा, फिर ही जाके आपकी रिटर्न कंप्लीट होगी। और ये साथ ही साथ इसको क्योंकि डिजिटलाइज कर रहे हैं, और कारपोरेट सेक्टर सारा इन्होंने ऑलरेडी डिजिटलाइज कर दिया है कि वो अब चेक्स वगैरह से पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, वो डायरेक्ट डिजिटल वे से वो पेमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह AOPs और सेमी जितने भी बिजनेसेस हैं कंपनीज़, उनको भी ये डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, और उसी डिजिटलाइजेशन की ये कड़ी है। लेकिन बेसिकली ये चीज़ एक जो रिटेलर्स और होलसेलर के लिए C1 होना चाहिए, इसकी अभी क्लैरिफिकेशन बाकी है कि आया ये तमाम लोग C1 साथ साथ देंगे या सिर्फ वही लोग देंगे जो रिटेलर्स या होलसेलर है। इसमें और भी प्रॉब्लम एक आएगी ख़ास तौर पे कि हो सकता है एक इनवाइस की पेमेंट आधी अब हो रही हो और आधी पेमेंट आप अगले आपके प्रोसीडिंग मंथ में हो रही हो, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये एक्चुअल लमसम पेमेंट्स के लिए है जो आपको पूरा स्टैचू के हिसाब से सेक्शन 73 180 डेज़ के बाद कि उसके अंदर आपको ये कंप्लीट करके ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, ताकि उनका सेक्शन 73 साथ साथ पूरा होता रहे। मेरे ख्याल इस SRO में कोई ऐसा चीज़ है जिसमें किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। एडवांस पेमेंट किस तरह से होता है? एडवांस पेमेंट अगर कोई कर देगा तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? इनवाइस उसकी इशू होगी, उसकी तो हाँ वही वो लॉ के मुताबिक ना, वही तो मैं कह रहा था कि हाँ एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो तसव्वुर होगी कि आप इनवाइस इशू करें। नहीं, एक बंदा है जिसने पूरे महीने में 50,000 की परचेज़ की है, और वो हर
यानी कोई 10,000 की है, कोई 15,000 की है, तो ये बनती हैं टोटल 47,000। जबकि बंदा पेमेंट करता है बैंक के थ्रू 53,000। अब जो है ना, वो जो अमाउंट एडवांस गई या बाज़ औक़ात 47,000 की परचेज़ है तो 42,000 की जो है ना परचेज़ होती है, और नहीं 42,000 की पेमेंट होती है, यानी वाइस वर्सा, मतलब है कहीं अलग इजाफी हो जाती है, कहीं पे कम करते हैं। तो हाउ कैन डिक्लेयर अ पर्सन सच टाइप ऑफ पेमेंट्स? ये हमें इनवाइस वाइज ही पेमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जितनी एक्चुअल ये उसकी बेस वो चला रहे हैं जो पीओएस का सिस्टम है कि आपने डिजिटल बैंकिंग से कैसे पेमेंट करनी है। जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहाँ पे आने पाई से बराबर वो आपका कार्ड स्वैप होता है और उतनी ही पेमेंट जाती है। ये तो पॉइंट ऑफ सेल पे है। लेकिन जो बैंक के थ्रू आप क्रॉस चेक्स वाया क्रॉस इंस्ट्रूमेंट पेमेंट कर रहे होते हैं या डिजिटल पेमेंट दे रहे होते हैं, अब आपको ये केयर करनी पड़ेगी कि आपको इनवाइस वाइज पेमेंट करें। अदरवाइज़ आपको लमसम पूरे एक महीने की एक टैक्स पीरियड के दौरान जितनी पेमेंट्स हैं वो आपको यहाँ जस्टिफाई करनी पड़ेगी, या बोर्ड को 180 डेज़ वाला वो जो स्टैचू में दिया गया है फार्मूला वो अपनाना पड़ेगा कि 180 दिन के अंदर अंदर वो उस इनवाइस की पेमेंट पूरी फ्राम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर वो जस्टिफाई हो। सर अगर एडवांस पेमेंट की है उसकी बेस पे इनवाइस इशू कर दी है टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन के तहत और वो पैसे बाद में रिफंड हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन अगर नहीं होती तो उसको फिर डेबिट क्रेडिट नोट डेफिनेट डेबिट क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जब तक डेबिट नोट इशू नहीं सबमिट नहीं होगा तब तक क्रेडिट नोट आप नहीं डाल सकते। जी हाँ, तो वो फिर वो दूसरा और वो भी आप पिछले मेरे ख्याल 10 दिन से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपका डेबिट नोट भी वो ले ही नहीं रहा। जी हाँ, अब उन्होंने SRO 350 के तहत कर दिया है कि आपका कोई भी डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपके कमिश्नर की इजाज़त के बगैर आप नहीं डाल सकते। जी हाँ, आप कमिश्नर प्रायर आपको इजाज़त देगा तो आप डेबिट और क्रेडिट नोट डाल सकेंगे, अदरवाइज आप डेबिट क्रेडिट नोट भी नहीं डाल जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्रैक्टिस कर रही हैं वो ये कर रही हैं क्योंकि अब इसके लिए हमें ग्रेस पीरियड मिल जाता है, 15 तारीख को रिटर्न जानी है ना, यकम से लेकर 30 तक की ट्रांजैक्शन की, तो वो मंथ का जो भी आपका बैलेंस अगर आपके पास एडवांस में है तो पार्टी को रिफंड चेक दे देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, जितनी परचेजिंग है उतनी पेमेंट रखें ताकि रिपोर्टिंग भी उनकी ठीक हो जाए और बाकी पेमेंट आपको रिफंड कर देते हैं और अगले हर महीने को इस तरह से वो चला रहे हैं। तो 30 के बाद ही उस टाइम ये तो अकाउंटिंग नहीं सर, वो 30 डेट का चेक डीडी बना के 30 की दे देंगे। हाँ 30 की डेट का डीडी बना के उनको फॉरवर्ड कर दें। हाँ जी, ये तो अकाउंटिंग सारी सिस्टम जी है। जी जी वो इस तरह से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। कमीशन बाद में रिवर्स किया जाता है तो वो भी एडजस्टमेंट होती है बाद की परचेज में। अब ये रिक्वायरमेंट सर ये तो अब एग्जाम्ड के जिसके मैटर्स हैं सारे सप्लाईज एग्जाम्स हैं जी तो एक्चुअली तो इनके ऊपर लाइबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जो नेक्सस C1 है हाँ, इवन देन भी एप्लीकेबल फिर भी है। देना होगा उसको, वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा सप्लाईज उसकी कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, जीरो रेट कितनी है, वो सारी उसको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। असल मकसूद तो है ना प्रॉपर रिपोर्टिंग हो। अगर किसी एक भी आप ऐसे ही जो है ना चीज़ को उससे बाहर निकाल देंगे तो फिर वो चेन जो है ना आपकी ब्रेक हो जाएगी। जो वो चाह रहे हैं कि भी आप उसको जो है ना डिजिटलाइज करें जो और है ना रिकॉन्साइल बात करें, पूरी नहीं हो पाती ना। एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दे वांट कि वापस में रिकॉन्साइल हो। ट्रांजैक्शन ट्रेन उसे कह रहे हैं, या ट्रांजैक्शन ट्रेन जो है वो ब्रेक ना हो। FBR ने एक SRO 608 17 अप्रैल को अभी रिसेंटली इशू किया है। ये SRO रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन को डील करता है। इसमें पहले 90 डेज़ दिए गए थे,
अब उसको सब्स्टिट्यूट करके 60 डेज़ कर दिया है और कमिश्नर को एम्पावर किया गया है कि वो अगर कोई शख्स रिमेन रजिस्टर्ड रहना चाहता है फॉर द वर्ड्स who ceases to remain registered shall apply to the Commissioner Inland Revenue having jurisdiction the word and he intend to get deregistered shall apply online on the computerized system shall be substituted. अब उसको डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगी. For the word 90 days, the word 60 days has been substituted. पहले 90 days था, अब उसको 60 days कर दिया गया है. और provided that registered person shall be barred to file Annexure C and D, Annexure D and return after the date of online submission of application. लेकिन वो बंदा जब एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देगा तो उसके बाद वो कोई अपनी इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी परचेज़ क्लेम कर सकेगा. सेल टैक्स इनवाइस इसी तरह सेल टैक्स इनवाइस ना ही वो टैक्स फ्रॉड के ज़िम्मे में आएगा अगर वो डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बाद कोई इनवॉइस इशू करता है. सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो फिर तो आएगा. हाँ. सेल टैक्स इनवॉइस अप्लाई करने के बाद भी अगर वो कर रहा है फिर तो वो फ्रॉड के ज़िम्मे में आएगा. Sub rule 2, the following shall be substituted where the Commissioner in Revenue desire to conduct any audit or inquiry of the applicant to determine his liability, he shall require the applicant in writing to provide the requisite record. कि कमिश्नर रिकॉर्ड मांग सकता है कि वो समझे कि इस डी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन आई है तो उसकी स्क्रूटनी के लिए कि अगर कोई इसकी लायबिलिटी तो नहीं रहती तो उसको लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये सामने लाने के लिए वो इन राइटिंग ऑर्डर जारी कर सकता है या मांग सकता है रिकॉर्ड और ऑडिट के लिए उसका प्रोसीडिंग कर सकता है. आफ्टर प्रोसीडिंग वो इसको 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर इशू कर देगा. अब सबसे मेजर एक चीज़ जो SRO 709 इंट्रोड्यूस करवाया है, एक्चुअल तो इसने बड़ी मार्केट में एम्बिग्विटी डाली है. जी, बोर्ड ने SRO 709 के तहत 22 अप्रैल को एक एम्बिग्विटी क्रिएट कर दी है कि तमाम रजिस्टर्ड पर्सन्स, उनमें जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो 1 मई 2025 तक और नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन 1 जून तक अपने आप को जो है डिजिटल इंटीग्रेशन में लें. अब ये इसमें एक्सटेंशन कर दी है, लेकिन एम्बिग्विटी यहाँ पे ये शो हुई है क्योंकि ये SRO इससे पहले जितने भी जो इसमें अमेंडमेंट की गई है ये 12-25 SRO सेल टैक्स के रूल्स चैप्टर 15 से ताल्लुक़ रखता है. इसके हिसाब से ये इस पे काम हो रहा था जो ग्रेजुअली इस SRO तक पहुंचा और वो सारा रिटेलर्स को डील करते हैं. रिटेलर्स के हिसाब से इन्होंने पहले उसको POS लाने की कोशिश की. POS में रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन और उसी की प्रेमिसेस, स्टोर्स की प्रेमिसेस को सील डी सीलिंग के इन्होंने सारे वो रूल्स चेंज किए और उसी की ये आगे कड़ी है
कि ये उसको उन्हीं रिटेलर्स और जो POS वाले होलसेलर्स हैं उन्हीं की 2 कैटेगरीज़ को एक्चुअल ये इसके तहत इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ना कि पूरी बॉडी जितना भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनमें कारपोरेट हैं या नॉन कारपोरेट हैं उनको रजिस्टर करना चाहते हैं। इस हवाले से हम सीनियर्स के साथ जो डिस्कशन हुई वो इस तरह से है, कुछ जो आपके गोशगुजार करना चाहते हैं कि चूँकि ये SRO 69/1 मुर्खा 26/1/25 को तब्दील हो गया था 12/25। इसी तरह पहले वाले जो SRO हैं 24 डेटेड 10/1/2024 और 15/25D1 2023 मुर्खा 12/12/2023 जो कि 15/25 की कंप्लाइंस के लिए जारी किए गए थे वो ख़त्म हो गए। अब जो SRO 69/1 है उसकी प्रोविजन के मुताबिक जो अमेंडमेंट सेक्शन 3 के सब सेक्शन 9A के तनाज़ुर में इसको देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन खालिस तौर पर Tier 1 रिटेलर्स के लिए जारी की गई और उसी के लिए उसी में Tier 1 रिटेलर्स पे अप्लाई होती है, ना कि होल ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए होती है। अगर इसको उस ये वही सारा पिछला सिनारियो ऐसे ही है कि जैसे POS जहाँ पे लगा होगा उसी को ही ये इंटीग्रेट कर रहे होंगे, उसी की सीलिंग डी सीलिंग को डिस्कस कर रहे हैं पिछले सारे SROs में। और जैसा कि सब सेक्शन 2 ऑफ 43A सेल टैक्स एक्ट 1990 में डिफ़ाइन किया गया है कि ये खालिसतन Tier 1 रिटेलर्स पे अप्लाई होगा। अब ऐसे ही जो SRO है हमारे सीनियर्स के डिस्कशन के मुताबिक ये SRO सिर्फ Tier 1 रिटेलर्स के लिए है, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमें भी MTBA के प्लेटफार्म से बोर्ड को लिखना पड़ेगा ताकि इसकी क्लैरिफिकेशन अलग से आ जाए, ना कि इसी एम्बिग्विटी में जो इन्होंने एक्सटेंडेड टाइम दिया है वो टाइम लैप हो जाए और हर बंदा इसकी अपनी ही इसकी तारीफ़ या इसको पढ़ता रहे अपने हिसाब से ही रेलेवेंट इसके सेक्शंस के तहत। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड को इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखें कि आया ये होल ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए है और ऑल ओवर पाकिस्तान, कि वो पहले तो इन्होंने 3 पार्टीज़ दी थी ओनली, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि फिजिबल हो कि पूरे पाकिस्तान को वो इंटीग्रेट कर सकें। अब बीच में उन्होंने पराल को भी ऐड कर दिया है कि पराल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है और वो 3 जो लाइसेंसीज़ हैं वो तो मेरे ख्याल पैसे लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं और पराल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने सिर्फ 10 डेज़ दिए थे जो अब एक्सटेंड करके अब 1 जून तक कर दिया है और हमें इसके बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए बोर्ड को लिखना चाहिए। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये FMCG के अलावा भी रिटेल सेक्टर के लिए FMCG में तो सीमेंट भी आता है ना, सीमेंट पेरिशेबल आइटम है और उसको नहीं किया जा सकता, उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ये अप्लाई नहीं होता जी। ठीक है, अगर उनको POS में डालें तो फिर तो काम ही भूले पड़ जाएगा और बहुत सारे उसमें चीज़ें आ जाएंगी। इस वजह से मेरा ख्याल FMCG से भी हट के ये सिर्फ रिटेलर्स के लिए, रिटेलर और होलसेलर्स के लिए है, जो जिनके लिए पहले लाजमी करार दिया गया था कि वो POS में रजिस्टर्ड होंगे, वही अब इंटीग्रेशन में चले जाएंगे और इंटीग्रेटेड इनवॉइसेस इशू करेंगे। इसके लिए डेफिनेटली हम बोर्ड से क्लैरिफिकेशन चाहेंगे और कोई और क्वेश्चन हो इस बारे में तो वो कर सकते हैं। सर इसका फ़ायदा नहीं है हमें कि पेपरलेस इकॉनमी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं? FBR में आसानी हो जाएगी कि आपस में जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे
और उसका एक लिंक FBR में भी होगा, एनेक्सर A भी ऑटोमेटिकली बनेगा, एनेक्सर C भी ऑटोमेटिकली बनेगा। एक प्रोटोकॉल्स होती हैं IT के अंदर, जो प्रोटोकॉल्स एक दूसरे के इनवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और फिज़िकली आपने एक पेपर इनवाइस जारी नहीं करनी। तो अल्टीमेटली तो फिर रिटर्न जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं 4 डिजिट या 8 डिजिट SS कोड के, एनेक्सर H1 के, C1 के, एनेक्सर F के, वो ऑटोमेटिकली जब एनेक्सर A भी ऑटोमेटिकली उठाएगा सिस्टम और एनेक्सर C भी ऑटोमेटिकली उठाएगा, तो फेक इनवाइसेस भी करप्ट हो जाएंगी और सिस्टम भी फ़ाल हो जाएगा और लोगों को आसानी भी हो जाएगी कि उनका एनेक्सर हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऑन द क्लिक ऑफ द बटन दे बन जाया करेंगे। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जहाँ तक चेन स्टोर्स और रिटेलर्स का एस्पेक्ट है, वहाँ उनके पास पीछे स्टॉक पड़ा होता है, उनकी इनवाइसेस इनपुट की आई पड़ी होती हैं, तो वो सेल कर रहे होते हैं। जहाँ पब्लिक इन लार्ज में आ जाएगा, अदर बिजनेसेस इन लार्ज में आ जाएंगे, वहाँ सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि बाज़ का ऐसे होता है कि आप सपोज़ A ने B को सप्लाई दी है और उसने उसके बाद उसकी आगे हैयत तब्दील करके मैन्युफैक्चरिंग करके उसका रॉ मटेरियल को तो आगे नई प्रोडक्ट बना के सेल किए, उसमें टाइम लगाया या नहीं लगाया, ये 10 दिन लगे। जब तक अब पिछला बंदा अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा, अगला बंदा कैसे इनवाइस इशू कर लेगा? जैसे ही अगला बंदा इनवाइस इशू करेगा, उसकी इनवाइस लॉक हो जाएगी, उसमें वो तब्दीली नहीं कर सकेगा। अब वो बैठा रहेगा जब तक उसकी पिछले की रिटर्न सबमिट नहीं होती। 350 भी तो लग रहा है ना उस पर, जबकि रिटेलर्स में 350 नहीं लग रहा। सर मेरा इसमें मौक़िफ़ रही है कि जब आप सही कहते हैं, सिस्टम आपस में इनवाइसेस, बेसिकली मैंने MIS पढ़ाया था, तो उसमें सिस्टम होता है कि इनवाइसेस 2 कंपनीज इससे ज़्यादा कंपनीज आपस में ऑटोमेटिकली जनरेट कर सिस्टम के मुताबिक कम्युनिकेट करें। इसमें होगा क्या कि जब 2 कंपनियां आपस में इस चैनल से इनवाइसेस जनरेट करेंगे, तो फिर SRO 350 की रिलेशन भी FBR दे देगा उसको। फिर बाकी जो मार्केट में जो ख़ास तौर पे SRO 350 है, ये बहुत बड़ी कदगन लगा रहा है हर उस स्टेज पे जहाँ मल्टीपल वैल्यू एडिशन हो रही होती है, और उसके बाद जो प्रैक्टिकली एक नई प्रोडक्ट बन के सेल होगी ना, तो उसमें पीछे जितनी भी प्रोसेस से गुजर के आ रही होती है, हर स्टेज पे अलग से इनवाइस इशू हो रही होती है, और वो इनवाइसेस आपके आखिरी डे एंड पे आके आपकी इनपुट बन रही होती हैं, जबकि आप पहले उसकी आउटपुट कैसे जनरेट कर। सर मैं जो है ना उम्मीद कर रहा हूँ इस सिस्टम के आने के बाद SRO 350 भी रिलैक्स हो जाएगा इंटीग्रेटेड इनवाइसेस पे। जब आएगी उस जी सर, लेकिन पे पहुंचेंगे तो फिर तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं या जो एक किस्म की मुख्तलिफ SROs के तहत अपने हिसाब से जो एक नया रूप बनाने जा रहे हैं या बनाते जा रहे हैं, सेक्शन 73 ऑलरेडी मौजूद है, उसकी मौजूदगी में ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने स्टाफ को वहाँ बैठ के जो है ना गेमिंग खेलने के वो पाबंदी अगर आप लगा लें, अपने स्टाफ को फील्ड फॉर्मेशन को अगर एक्टिव कर लें, तो ये कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो टैक्स पेयर्स को मतलब यानी वो एक टैक्स कलेक्ट करके भी दे गवर्नमेंट को, खजाने में जमा कराए, और फिर उसके लिए जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो, मतलब कहीं HS कोड पे, कहीं पेमेंट पे, कहीं 1700 मसाइल होते हैं। आप बिजनेस इस तरह नहीं कर सकते कि आप फ्रीली जाके जाएं और वहाँ से चीज़ें लें और पैसे दे के आ जाएं, और फिर इस तरह नहीं होता। कहीं पे उधार चल रही होती है, कहीं पे बैंक के थ्रू मतलब होती है, कहीं पे गारंटी 100 किस्म के मोड्स होते हैं, कहीं पे 2-2 साल की यानी एडवांस पेमेंट होती है, कहीं पे 3-3 साल का क्रेडिट होता है। मतलब ये सारे बजाय इसको आसानी फराहम करने के एक टैक्स पेयर को या एक इंडस्ट्री को या एक बिजनेस कंसर्न को फैसिलिटेट करने के कि आप जो है ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, नहीं तो ये जो इनके फील्ड फार्मेशन है अगर इतना मतलब ईमानदार और अहल होता, तो फिर ये मतलब है यानी उन्हीं पे ही तवक्को करते ना। अगर उन्हीं को ही आप फोकस करके उन्हीं पे पाबंदियां लगा के उन्हीं को मतलब है थोड़ा सा आप यानी मॉनिटरिंग अच्छी कर ले, तो ये सारा कुछ सीधा हो जाएगा। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा एक टैक्स पेयर के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके क्वेश्चन के तनाजुर में है
कि जो एक रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा और उसके बाद उसको मॉडिफाई करेगा तो उस दौरान में उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और वो उसकी इनपुट है। अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी की इनवाइस, उसकी इनपुट की इनवाइस अगले महीने जनरेट होती है और उससे अगले महीने वो उसको काबिल इस्तेमाल होती है। अगर वो हम जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स फाइल करते हैं तो हम एक महीना पिछली जो है इनपुट इलेक्ट्रिसिटी की वो क्लेम करते हैं। अगर हम इसी महीने की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन क्लेम कर लेना तो वो हमारी एक्सीड डिक्लेयर इनपुट तस्वर होती है और वो डेफर्ड हो जाती है। उसको कैसे काउंटर करेंगे? अगर हम इसको सबको इंटीग्रेट कर देते हैं फिर तो आपके अपने डिपार्टमेंट सुई गैस और अपने इलेक्ट्रिसिटी वापडा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है कि आपकी जो बिलिंग हो रही होती है वो आपकी अगले नेक्स्ट मंथ में हो रही होती है और आपका कास्ट का हिस्सा पिछले मंथ में बना हुआ होता है। इसमें सर मैं थोड़ा सा ना पिछले 1 साल से SRO 350 में मेरा बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है। मैं FTO साहब तक भी मुल्तान तक से बार मेरे सदर मियां अब्दुस्तार साहब थे तो हमने वहाँ तक भी प्रेजेंटेशन दी और हाई कोर्ट में पहले रिट जो हुई थी वो मुल्तान में पूरे पाकिस्तान में बल्कि मेरी थी। तो अब तक का जो सिनेरियो मैं समझा हूँ और आप आज भी जो जनाब ने, क्योंकि सेल टैक्स पे आपका बड़ा बूर है, मेरा सिर्फ लिटिगेशन का है लेकिन फील्ड मेरी वो प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज मेरे पास। मैं जो समझा हूँ ना, अरे बेसिकली इस सारी एक्सरसाइज टैक्स पेयर्स के लिए नहीं हो रही। ये बिल्ली के गले जो होता है ना, बिल्ली को दूध की रखवाली दी हुई है तो उसकी दूध की रखवाली को जरा टाइट किया जा रहा है, बिल्ली को पट्टा बांधा जा रहा है। ये टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है सारी एक्सरसाइज। हमें का रोल ख़त्म किया, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए इस बात पर कि जी हमारा रोल मुश्किल हो गया है। FBR हमें फैसिलिटेट करेगा। बिल्ली इस वक्त बैठी है मेंबर IT पराल, इस पर भी हमने 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं। अरबों रुपए का उन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है। पराल के अंदर बैठ कर इन्वाइसों का कंप्यूटर को घुमाया कराया, दाएँ किया बाएँ किया, इन्वाइसें इसकी राह से निकाल के वहाँ ले गए और अरबों रुपए का उन्होंने चूना लगाया है पराल ने, मेंबर IT के डिपार्टमेंट ने, FBR के डिपार्टमेंट ने। अब इसके ऊपर FTO साहब ने जब पहला केस कराची का पकड़ा तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब के ऑर्डर्स पे और उस कमेटी के बाद अब रिकमेंडेशन आ रही हैं कि इस बिल्ली को दूध की जो रखवाली दी गई है उसको कैसे महफूज दूध को रखा जाए। तो बेसिकली ये आज की सारी जो गुफ्तगू है और ये जो कितनी भी सख्तियाँ हमारे पे टैक्स पेयर्स पे आ रही हैं वो पराल को और FBR के जो पर्सोनल हैं जिनको असेस है डाटाबेस तक, उनको बांधा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है कि उनका मुँह दूध की जो मलाई है उसकी जो तय है उस तक ना पहुँचे, रव प्याले तक ना पहुँचे। तो हमें सर इसमें फिर फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। हर चीज़ को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, हर चीज़ को इनवाइसिंग भी ऑनलाइन के थ्रू या मतलब सिस्टम के थ्रू होंगी तो फिर तो उनका इख्तियार तो मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि सारा जो है ना ऑपरेट तो वही कर रहे हैं ना डेटाबेस को। तो मतलब है फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं पे चेक है? ये तो ऐसा टैक्स पेयर पे मतलब सर ये देखे ना, पासवर्ड बार बार का तब्दील करना सेल टैक्स का, फिर उसके बाद एहसान ऐप आ गई है। एहसान ऐप के ज़रिए आपको मोबाइल अपना मोबाइल ऐप का मोबाइल नंबर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा सेल टैक्स लॉगिन करने से पहले। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है कि जी कि पराल के अंदर जो बैठा है वो वहाँ तक एसेस ना करे और फिर जब इंटीग्रेटेड होंगी इनवाइसें तो एनेक्सर A और C आपस में मैच होंगे। मैच नहीं होगा तो जहाँ पर हो क्या रहा है कि एनेक्सर A में इनवाइस नहीं है, C में आ गई हैं। इसमें बहुत बड़ी एक फ्लॉ और भी होगा कि जब इंटीग्रेशन आम टैक्स पेयर्स की होगी तो जो 3 लोग लाइसेंसीज हैं उनके हाथों में हमारा डाटा होगा और डाटा की लीकेज पहले पराल करता है और उससे भी ज़्यादा होगी अब, और अनसेफ डाटा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा जो पहले हम ऑलरेडी पराल के जिम्मे लगा रहे हैं। अब 3 बंदे और उसमें शामिल रे आपकी बात ठीक है। इससे पहले भी आज से 2 साल पहले जब चेयरमैन साहब चेंज हुए थे तो इसी बात पे चेंज हुए थे कि हमारा पराल का सारा डाटा, हमारे FBR का सारा रिकॉर्ड, टैक्स पेयर्स की जितनी इन्फॉर्मेशन वो ब्लैक वेब पे, डार्क वेब पे मौजूद थी और ऑन पेमेंट जिसने खरीदना चाहता था वो खरीद सकता था। अरे हमारा सिस्टम हैक होते देर नहीं लगाते। बात आपकी ठीक है लेकिन सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी, हमें पूरा उम्मीद रहना चाहिए। मुल्क है हमारा, हमने इसको चलाना भी है। अब पराल को रे बांधा जा रहा है बेसिकली, रे जो मैं समझ रहा हूँ रे पराल के गले में पट्टा बांधा जा रहा है। लेकिन
इसके बावजूद बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं और सेक्शन 73 के होते हुए इन्होंने 350 जारी किया पहले के 50,000 से ज़्यादा एक टैक्स पीरियड के दौरान आप कैश की इनवाइस इशू नहीं कर सकते और वो सेक्शन 73 में आ जाएगी। अल्टीमेटली जब पहले ही सेक्शन 73 लागू है स्टैचू में, तो सेक्शन 73 के होते हुए सिर्फ उसको चेक करने के लिए कि ऑडिट बेस पे उसको ना चेक करे, आपकी फील्ड फार्मेशन ना चेक करे, वो डायरेक्ट पराल को रेक्सल C1 के थ्रू उनको पोर्ट होती रहे और वही सारी रिपोर्टिंग वहाँ से चलती रहे ऑटो। तो मेरे ख्याल में जो मार्केट के जो नियम्स हैं और जो बिज़नेस नियम्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल इसको ज़्यादा सर आप बिल्कुल सही, इनको चाहिए कि पहले बिज़नेस कम्युनिटी को और टैक्स एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और उनसे मुशावरत के बाद इसको डिजिटलाइज करें। बेहतर है, अच्छा है, डिजिटलाइज होना चाहिए ये सारा कुछ, लेकिन इसका ना एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ना कि पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ आप डाल के इम्प्लीमेंटेशन फिर उसके फ्लास देख रहे होते हैं भाई कहाँ गड़बड़ है, कहाँ भी लूप होल्स हैं, और वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है, सारा बिज़नेस रुक जाता है और लोग भी अफरा तफरी में पड़े होते हैं भाई आप इसको क्या करें। पहले एक सिस्टम बनाएं, उस सिस्टम की ग्लिचेस दूर करें, उसको एजुकेट करें कम्युनिटी को और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर उसमें मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूँ, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में तय हो गया जी कि FBR के पास एहलियत नहीं है कि वो टैक्स प्रॉपर लगा सकें। हर केस 2.7 ट्रिलियन है तो अदालतों के फैसले देख लें, लीगल इशूज़ पे उड़ रहे हैं। फैक्ट्स और लीगल दो FBR के कानून में अहम चीज़ें हैं। जब आप टैक्स जो भी केस होगा अगर लीगल पे उड़ रहा है तो इसका मतलब कि FBR नाइल है, अगर फैक्ट्स पे उड़ रहा है तो हो सकता है कि जी के डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप था जो एक दूसरे को वेरीफाई रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकी। लेकिन अगर एक ऑर्डर कमीशन अपील के पास, ATIR के पास, हाई कोर्ट मेरा सुप्रीम कोर्ट में लीगल इशू पे उड़ जाए तो इसका मतलब होता है जी कि फिर डिपार्टमेंट नाअहल है। और अब उनकी तरफ से ऊपर की बड़ी हाई लेवल की कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन गई हुई है कि जनाब आप अदालत में बैठे हैं, आप ATIR में हैं, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो मेहरबानी करें, हमारी फील्ड फार्मेशन इस काबिल नहीं है कि वो लीगल इशूज़ के ऊपर वो सही अपनी एक जजमेंट दे सकें, उसको सही इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप लोगों ने ना मेहरबानी करें, इसको लीगल इशूज़ पर फैसले ना किया करें, फैक्ट्स देख लिया करें क्या टैक्स बनता है कि नहीं बनता। अब आप हाई कोर्ट चले जाएँ, चाहे आप ATIR चले जाएँ, पहला सवाल होता है जी कि आप फैक्ट्स बताएँ, लीगल इशू ना बताएँ। अब आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 13 है, 18 है, 25 है। वो आर्टिकल 25 से जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो भी सलब कर लिए गए हैं कि जी कि हमें अब एज़ पर लॉ अगर डील नहीं किया गया तो कोशिश होती है हायर फोरम की कि उस फोरम पर उस चीज़ों को जो ऑफिस से गलत हो गई हैं लीगल इशूज़ पर वो करेक्टिव कर लिया जाए। अब हम करेक्टिव मेयर की तरफ आ रहे हैं कि जी कि FBR तो इस पर नहीं करेगा। तो इन सारी बातों का रही है कि जी कि फिर जब ऊपर के लेवल तक ये सारे करेक्टिव मेयर हम अदालतों ने करने हैं तो लीगल बातें तो फिर हमें अब माननी पड़ेंगी इनकी और इनके साथ चलना पड़ेगा। अल्टीमेटली जहाँ स्टैचू में इनको कुछ चीज़ें कैबिनेट डिवीजन से इनको अलाउ नहीं होती तो ये फिर रूल्स में तब्दीलियाँ करते हैं और उसके लिए ये SRO इशू करते हैं। हालांकि इमरान खान दौर में आई थिंक ये इन पे कदगन लगाई गई थी कि ये SRO इशू नहीं किया करेंगे, जो भी कोई तब्दीली होगी वो अल्टीमेटली कैबिनेट से होगी। लेकिन उसके बावजूद अब फिर एकदम से ये स्टार्ट हो गए हैं कि रूल्स को तब्दील करने के लिए, और रूल्स तब्दील करके SROs दड़ इशू कर रहे हैं और डेली बेस पे देखें ये कहाँ तक पहुँचता है। हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और मैं गुजारिश करूँगा मियां अब्दुस्तार साहब से, हमारे सीनियर मेंबर हैं, कि वो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन सेल टैक्स के जो इस वक्त ख़ास तौर पर जनवरी से लेकर अब तक जितने SRO FBR ने सेल टैक्स के हवाले से इशू किए हैं उन पर इन्होंने एक एक पर जो है ना तफसीली रोशनी डाली और उसमें जहाँ तक जो है ना उनमें
टैक्स गुजारों के लिए और टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए, जहाँ उसमें इम्प्लीमेंट करते वक्त जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पर इन्होंने जो है ना वजाहत फरमाई, और जहाँ पर इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है उसके लिए भी इन्होंने ये इस बात का आज़म किया कि जो है ना FPR से इसकी वजाहत ली जाएगी। जैसे कि पहले हमारे दूसरे साथियों ने ख़ास तौर पर इमरान साहब ने भी कहा कि ज़ाहिर है कि ये एक डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक तरफ जो है ना एक इदारा है और एक तरफ जो है इम्प्लीमेंट करने वाला पूरा पाकिस्तान है, और उसकी जो है ना टैक्स पेयर की कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए टैक्स कंसल्टेंट हैं। तो ज़ाहिर है कि इतने बंदों का दिमाग जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर जो है ना जो उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी जो है ना उसके अंदर से वो चीज़ें निकाल लेते हैं। बहरहाल जैसे इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि जब मजमूई तौर पर हर आदमी टैक्स नेट में आ जाएगा और इसी तरीके से हर एक का डेटा जो है ना वो क्रॉस मैच होगा सिस्टम के थ्रू। सिस्टम जो है ना एक आदमी परचेज़ कर रहा है तो उसके सिस्टम में परचेज़ आ रही है, जो सेल कर रहा है उसके सिस्टम में सेल आ रही है, तो ये क्रॉस मैच जब होगा तो इंशाल्लाह ये मसाइल ऑटोमेटिकली जो है ना ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम तवक्को करते हैं कि भी ये जो सूरत हाल है इसमें बेहतरी आएगी, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जब शुरू में होता है तो उसके अंदर ये मसाइल सामने आते रहते हैं। आप दोस्तों को ये भी इल्म है कि जब ये 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था तो उस वक्त भी पहले साल ही जो है तो ताजर हजरात ने जो है ना इस बात का जो है ना हुकूमत से मुतालबा किया था कि नहीं जी आप हमें पुरानी स्कीम दें, सेल्फ असेसमेंट स्कीम, हमें पुराना सिस्टम दें। हालांकि ये सिस्टम तो बिल्कुल ही आसान है, किसी पर कोई कदगनी नहीं है कि आप इनकम बढ़ाएं घटाएं या कोई और इस तरीके से। तो हर रिटर्न जो है ना वो सेल्फ की रिटर्न है, चाहे आप लास्ट देते हैं चाहे आप उससे पहले से ज़्यादा देते हैं। तो इसी तरीके से हम तवक्को करते हैं कि ये जो इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड और ये सिस्टम बेस्ड जो है ना तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, और उनको कैटर करने के लिए चाहे वो सीलिंग और डी सीलिंग की बात है, चाहे जो है ना उसको आप डी रजिस्ट्रेशन की बात है, या रिपोर्टिंग जो आप परचेज सेल और आपके पास स्टॉक बिकता है और उसके हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग की बात है। मेन ये तीन चीज़ें सामने आएँ, एक जो है उसकी सीलिंग डी सीलिंग, एक रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन, और तीसरी जो है ना स्टॉक्स की जो रिटर्न जो है ना आप हर महीने टैक्स भरते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, और सब जो है ना सब के लिए जो है ना इब्तदाई तो मुश्किलात होती हैं लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ये सारी चीज़ें आप लोगों के दायरा कार में आकर जो है ना आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। सिर्फ एक हल है इसमें, बजाय इसके कि मुख्तलिफ SROs या मुख्तलिफ मतलब रूल्स बग़ैर एक्सपेरिमेंट किए फील्ड में, सिर्फ एक ही फार्मूला अगर लग जाए कि बग़ैर बैंकिंग चैनल या थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कोई भी इनवाइस चाहे 1 रुपये की हो या चाहे 50 रुपये की हो या चाहे 50 लाख की हो, वो ना करें, वो नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। ये कर दें तो बाकी किसी SRO, किसी उस रिकॉर्ड, किसी उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। हर बंदा दूसरे के साथ जो है ना रिकनसाइल हो रहा होगा जहाँ से भी आपकी परचेज सेल है। तो ये सीधा सीधा ये अगर कर लें तो बाकी किसी लॉ की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। इंग्लैंड वगैरह में भी तो यही है ना सिस्टम, उसके मुताबिक भी आप जो है ना किसी आप कहते हैं छोटे से पनवाड़ी से भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो सिस्टम के बगैर इनवाइस जनरेट नहीं करते। हाँ, वो इंडिया में रेडी वाले भी जो है ना वो कोड दे के खड़े होते हैं अपना, कि जहाँ पे आपने 10 रुपये की कोई प्लेट ली है ना कोई चीज़ या समोसा लिया है तो वो भी क्या कहते हैं QRC कोड जो है ना उसके थ्रू स्कैन करते हैं और वो जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसी तरह का अगर कर दें तो बस। जी आज इंतहाई इंटेंसिव डिस्कशन हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ जी कि हमारी इस डिस्कशन को और FBR को जो हमारी गुजारिशात है जनाब मलिक खादिम हसन मितला साहब सदर मुल्तान टैक्स बार और जनाब इम्तियाज़ कैनी साहब, इंतहाई इन्होंने मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो उस गुजारिशात पे अमल होगा। और जितने भी हमारे यूट्यूब पे जो हमारे व्यूअर्स हैं इंशाल्लाह इस आज की वीडियो से मुस्तफ़ीद भी होंगे। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।